बात करने वाले हैं पड़ोसी देश नेपाल की, जहां जेन जी आंदोलन के बाद कैसी स्थिति है, क्या हालात बन रहे हैं, नई अंतरिम सरकार के गठन को लेकर क्या कुछ चल रहा है। अंतरिम सरकार के गठन को लेकर बातचीत का दौर नेपाल में जारी है। बर्बादी के मंजर से नेपाल को उबारने के लिए कोशिशें जारी हैं। जेन जी में कंफ्यूजन के कारण आर्मी चीफ अशोक राज सिंघले और राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ाल की कड़ी मशक्कत जारी है। राष्ट्रपति ने अंतरिम सरकार गठन के लिए लगातार कानूनी परामर्श भी लिया है और वो लगातार कर भी रहे हैं। मीडिया की खबर को माने तो जल्द से जल्द अंतरिम सरकार को लेकर मामला सुलझा लिया जाएगा। लोगों में और जेन जी में सुशीला कार्की का अंतरिम सरकार का मुखिया अभी भी वो उनका नाम एक बड़ी उम्मीद वो बनी हुई है। जेन जी जल्द से जल्द अंतरिम सरकार का गठन चाहता है, लेकिन कई संवैधानिक बाध्यताएं भी हैं। राष्ट्रपति लगातार सुशीला कार्की को लेकर अन्य पार्टियों और नेताओं से संवाद बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि अंतरिम सरकार बनने से पहले संसद भंग करना भी एक बड़ा मुद्दा है। जेन जी तुरंत संसद भंग करके अंतरिम सरकार का गठन चाहता है। आंदोलन के 5वें दिन हालात पूरी तरह से अब सामान्य हैं। कुछ जगहों को छोड़कर बाकी पूरे नेपाल में निषेधाज्ञा की हालात अब नहीं है। यह आंदोलन सरकार में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ था, लेकिन जिस तरह से नेपाल को इस आंदोलन के दौरान जलाया गया है, सरकारी संस्थानों को बर्बाद किया गया है, लोगों की प्रॉपर्टी तहस नहस कर दी गई है, इससे नेपाल के पुनर्निर्माण में बहुत वक्त लग सकता है। सभी पक्षों को हालात बेहतर बनाने में सहयोग की अपेक्षा है कि सभी मिलजुल कर अब नेपाल को एक बार फिर से खड़ा करें। और इन सब के बीच नेपाल की जो आम जनता है वो इसको कैसे देखती है, वो क्या कह रही है, उनकी आवाज सुनिए। Thing is, our country is getting the first lady prime minister. That's a beautiful thing. That's the win situation for all of the females in the country, all of the women in the country. She was also the first chief justice of Nepal in the Supreme Court, and she has been a part of this dirty politics herself. We fully support Sushila Karki ji. She is a ex Supreme Court judge. तो आपने देखा नेपाल के जो आम लोग हैं वो क्या चाहते हैं, क्योंकि कोई भी जो आम आदमी है वो तो यही चाहेगा कि उसकी ज़िंदगी अच्छी तरह से चले, फिर से नेपाल का निर्माण हो और ये सारा कुछ जितना कुछ चल रहा है वहाँ पर शांति रहे, विकास हो। लेकिन कैसे हालात हैं, हमारे साथ हमारी संवाददाता श्वेता जुड़ रही हैं और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अपनी संवाददाता श्वेता के पास चलता हूँ। श्वेता, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज 5वां दिन आंदोलन के बाद अब कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि किसी भी तरह की अशांति अब फिलहाल नहीं है। सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कम से कम सड़कों पर पूरे नेपाल में अब लगभग पूरी तरह से शांति तो है। लालचंद जी, देखिए, सड़कों पे शांति तो है, मगर अभी भी कहीं कहीं से खबर आ रही है कि कारागार को तोड़ करके जो कैदी हैं वो भाग रहे हैं, तो नेपाली आर्मी उनको वापस पकड़ के ला रही है। तो ये जो अवसाद है उसमें बहुत सारे लोग अवसर टटोल रहे हैं। तो पकड़ पकड़ के बहुतों को वापस लाया गया है, मगर आज की भी खबर थी कि लगभग झापा से कैदी भागने में सफल हुए हैं। तो सिक्योरिटी पर्सनल्स ने ऐलान किया, आग्रह किया है कि वापस आकर के खुद को समर्पित करते हैं। तो अवसाद पे अवसर लोग निकाल रहे हैं, मगर अमूमन सड़कों पे काठमांडू वैली, जहां मैं वर्तमान में हूँ, वहां मुझे शांति दिख रही है। वैसा कोई उपद्रव का माहौल नहीं है कि युवा निकल के अब कोई भी तहस नहस कर रहे हैं। अब लोग कर्फ्यू क्योंकि है यहाँ पे, कर्फ्यू को माना जा रहा है, पेट्रोलिंग हो रही है पुलिस की, तो उस हिसाब से शांति बरकरार करने में आर्मी का तो अहम रोल यहाँ रहा है। कर्फ्यू भी जारी है और कल सुबह तक, शनिवार की सुबह तक रहेगा। तो मुझे लगता है कि कर्फ्यू कर देने से इस तरह के प्रोटेस्ट में रोक तो लगी है, क्योंकि जब अशोक राज सिंघल जो सेना प्रमुख ने जेनजी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था कि वो अपना पक्ष रखें, तो बुधवार को भी देखिए 10,000 के करीब जेनजी जुड़ गए थे, जबकि कर्फ्यू था। तो छूट देने पे दुरुपयोग भी हो जाता है। प्रतिनिधि के बजाय पूरा का पूरा 10,000 कुनबा पहुंच गया, तो 10,000 कोई
कम आबादी नहीं है बिल्कुल जंगी अड्डा में जाके जमा हो जाने के लिए। बिल्कुल। तो देखिए आर्मी कोशिश कर रही है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और चीजें सड़क पर आ रही हैं, अब लाइन पे आ रही हैं, जी मगर धीमी गति है थोड़ी। जी, मैं आपके पास लौटूंगा और उसके बाद जरा ये भी पूछूंगा कि काठमांडू में इस वक्त नई सरकार के गठन को लेकर क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन से नाम आ रहे हैं फिर कट जा रहे हैं। विनोद जी के पास पहले चलते हैं, आप हमारे पास बने रहिए। विनोद जी, श्वेता जिस तरह से अभी रिपोर्ट बता रही हैं, ग्राउंड रिपोर्ट की, अब नेपाल कम से कम जो है शांति है और हालात तेजी से वहां पर सामान्य हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि नेपाल को जितनी बर्बादी झेलनी पड़ी, अब इसके बाद हमारा पड़ोसी देश है, रोटी बेटी का संबंध है, उसका पुनर्निर्माण कितना जरूरी है और इस सब में कितना वक्त लग सकता है और कितने संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, ये सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार को जो है उसको भी ये जरूर बात हो रही होगी कि पड़ोसी देश नेपाल में शांति रहे, विकास रहे। लाल जी, अभी जो राजनीतिक हालात देखिए वहाँ पे, तो जो 3-4 स्टेक होल्डर्स आपको सामने में दिखेंगे, उसमें सबसे पहले तो जेएनजी है जो लगातार शर्तों पे शर्त रखते रहे हैं जी। उसके बाद आर्मी है, उसके बाद प्रेसिडेंट हाउस है, प्रेसिडेंट है, और उसके बाद जो है वहाँ के संसद भी है और संविधान भी है। अब सवाल है कि इंटरिम गवर्नमेंट में जब आप कहते हैं कि पहले संसद को भंग कीजिए, तब आप फिर पहले इसके बाद जो है इंटरिम गवर्नमेंट की तुरंत आप गठन कीजिए, प्राइम मिनिस्टर के रूप में आप सुशीला कार्की का नाम दीजिए, ये सारे तो जेएनजी की तरफ से है। अब सवाल है कि नेपाल का संविधान भी है। अब संविधान कहता है कि भाई संसद के रहते हुए एक फॉर्मर चीफ जस्टिस को वहां कैसे बनाया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर। तो या तो आप पहले संसद को भंग कीजिए या पहले आपके केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को आप गठन कीजिए। तो ये सारी राष्ट्रपति, इसलिए आपको इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि देश के रूप में, एक सॉवरेंटी के रूप में नेपाल को एक सारी चीजें हैं, सारे पॉलिटिकल सिस्टम और डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ मौजूद है। तो ये सारी कानूनी बाध्यताओं के बीच में राष्ट्रपति ने 3-3:30 बजे तक, जो आर्मी चीफ है अशोक सिंघल के नाम बता रही थी श्वेता जी, 3:30 बजे तक वहां मीटिंग चली है। इसके बाद फिर 2 बजे से आज मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है जी। तो ये सारे कानूनी बाध्यताओं के बीच में अब मुझे लगता है कि जिस तरह से हालात नॉर्मलसी वहां लौटी है, थोड़े छिटपुट घटना तो इधर उधर हो रही है या होती रही है हर जगह पे, लेकिन नेपाल को कमोबेश आप कह सकते हैं कि जो कुछ जगह पे आप देख रहे हैं कर्फ्यू लगी हुई है, वो एक सामान्य प्रक्रिया है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। कोई ऐसा बड़ा तोड़फोड़ और आगजनी की घटना जो 5 दिन पहले हमने देखा था उस तरह की चीजें नहीं है जी। लेकिन सामने में ये चुनौती नेपाल को जरूर है कि वो फिर से वो अमन के रास्ते पे लौटे, इसलिए केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का होना अब भी बहुत जरूरत है, जो कम से कम एक सरकार के गठन में आगे इलेक्शन कराने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। लाल जी, बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी है और इसी की कवायद काठमांडू में चल भी रही है। श्वेता जी हमें बताएंगी। श्वेता जी ये बताइए, सुशीला कार्की का नाम आया, लेकिन संविधान का हवाला देकर के उनके नाम को ये भी कहा जा रहा है कि भाई वो तो बन नहीं सकती। हालांकि इसके पहले नेपाल में इस बात के पूर्व उदाहरण हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अंतरिम सरकार के हेड बन चुके हैं, लेकिन फिर भी सुशीला कार्की के नाम का भी कुछ लोगों के द्वारा विरोध है। लेकिन बालेन शाह या फिर और घिसिंग का नाम है, ये तमाम नाम आ तो रहे हैं, लेकिन क्या किसी नाम पर आपको अभी तक कोई सहमति बनती हुई दिख रही है श्वेता जी? लालचंद जी, देखिए यहाँ पर क्योंकि सुशीला कार्की जी एडवोकेट रही थी, जज रही थी सुप्रीम कोर्ट की, और सौम्य कहिए चरित्र, व्यवहार, स्वभाव, तो उस कारण से नाम उनका बहुत फॉरवर्ड आ रहा है अंतरिम सरकार के लिए। क्योंकि जेंजी में यहाँ अगर आप उनके वीडियोस और रील्स जो शेयर हो रहा था विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसको देखें तो लोग एक दूसरे को समझा रहे थे कि अभी सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार में बनने दो, उसके बाद हम लोग बालन शाह को बनाएंगे, जो काठमांडू में बहुत प्रिय हैं, फेवरेट हैं जेंजी के। वहीं कोशी प्रदेश में अगर जाते हैं तो हरक साम्पेंग है, वहां के धरान के जो मेयर हैं वो पॉपुलर हैं। तो और रवि लांछ ने कहिए कि जब तक उन पे करप्शन चार्जेस नहीं लगा था, वो भी जेंजी के बहुत फेवरेट रहे थे। वो अच्छे खासे अरसे तक वो फेवरेट रहे थे, उनकी पार्टी जेंजी के, और कहिए कि जो युवा है, मिलेनियल है, उन्हीं के वोट से, मिलेनियल के वोट से वो जीत पाए थे। तो पॉपुलैरिटी उनकी भी रही थी, करप्शन चार्जेस के कारण कहिए कि उनको जेल में डाल दिया गया। इस कारण से नाम तो बहुत उभर के आ रहे हैं, मगर जो फाइनल नाम होना है वो प्रेसिडेंट की ओर से होना है, क्योंकि अंतरिम सरकार में जो भी व्यक्ति मुखिया बनेगा
जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा उस पे जनजी की सहमति आवश्यक है। ये जनजी को फर्दर कोई उपद्रव करने से रोकने के लिए है, क्योंकि अभी भी वो ठंडे ऐसा नहीं है। अगर उनके मन मुताबिक चीजें नहीं होती तो वो फिर हो सकता है सड़क पे आ जाए, फिर बवाल करना शुरू कर दें। इसलिए शांति के लिए धीरे धीरे, क्योंकि जितने भी आप अगर यहाँ पर डेमोक्रेटिक थॉट सोसाइटी देखें या जितने भी सिविल सोसाइटीज हैं, वो लगातार 2 दिन से अपने बयान पे बयान दिए जा रहे हैं, प्रेस स्टेटमेंट इशू करते जा रहे हैं कि शांति प्रक्रिया संविधान के भीतर से निकाली जाएगी, संसद के भीतर से हमें जवाब ढूंढना होगा, समाधान ढूंढना होगा। मगर संसद के भीतर से समाधान ढूंढने की जहां तक बात जब आने लगती है तो फिर जनजी भड़क जाएगी कि विद्रोह इसी करप्शन को रोकने के लिए हुआ था, संसद में जो करप्शन फैला हुआ था उसी को बंद करने के लिए प्रदर्शन हुआ था, फिर वही बात होगी। तो अभी तक कोई कंसेंसस नहीं हो पाया। लेकिन इसमें एक बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जेन जी का सहमत होना जरूरी है, लेकिन एक जो रिपोर्ट ये भी आ रही है कि जेन जी में भी आपस में मतभेद हैं और कुछ गुट बन गए हैं। क्या ये भी अपने आप में पहले उनको भी तो आपस में सहमति बनानी पड़ेगी? लालचंद जी देखिए, जेनजी, क्योंकि मैं बार बार ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जेनजी यहाँ पर युवा ऊर्जा है जिसको बांध पाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं। वो भी जैसे मिलेनियल, मैं कह लूं कि 30 साल का व्यक्ति फिर भी मैच्योर होगा। इनमें क्रांति की ऊर्जा तो है, मगर एक चैनलाइज करना, एक दिशा अभी तक इन लोगों को उस हिसाब से मिल नहीं पाई है। क्योंकि तोड़ फोड़ तो बच्चों ने कर लिया, बट तोड़ फोड़ के बाद क्या, तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री ओली ने रेजिग्नेशन दे दिया, वो भाग खड़े हुए, मगर अब इसके बाद क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री जब आप किसी को चयन करते हैं तो उसके पास राजनीतिक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, देश को चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमेसी कैसे हैंडल करना है, ये सारी मैंने उनके पास ताकत होनी चाहिए। तो इसके लिए आप किसी को भी चुन करके सामने, बस होता है ना कि फैंसी कल्पना में कोई नाम आया उसको जाके आप नहीं रख सकते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि डेफिनेटली राष्ट्रपति जी का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ, नेपाली सेना का बहुत बड़ा रोल है कि वो जेनजी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनके विचार जानना चाह रहे हैं, नाम जो जो आ रहे हैं सबको एक साथ समाहित करना चाह रहे हैं। जो पॉपुलर होगा फाइनली राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाएंगे। मगर संसद के भीतर समाधान ढूंढने की बात बार बार पिछले 2 दिन से आ रही है। संविधान के सीमा के भीतर जवाब ढूंढना है, अचानक ही किसी को ऐसे नहीं बना दिया जाएगा। बार बार हर सिविल सोसाइटी, हर एक जो आपके स्टूडेंट लीडर्स हैं वो बार बार जिक्र कर रहे हैं, बार बार अपना बयान जारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा, मगर आई होप सो देर आए दुरुस्त आए, नाम कोई ढंग का आए ताकि देश आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए दरअसल इसमें होना यह है कि जो युवा हैं, जेन जेड हैं, जेन जी जिसको बोला जा रहा है, उनकी सहमति से, और वहां पर राष्ट्रपति और जो सेना प्रमुख हैं इनको ये फैसला करना है। और इसमें आपने सही कहा कि 1-2 दिन का वक्त लग सकता है या थोड़ा और भी वक्त लग सकता है, लेकिन नेपाल में जी जरूर कि आप देखिए वो तो इनएक्सपीरियंस लोग जो भी हैं उनके पास में वो जिस तरह से धमका रहे, अभी जो आप वीडियो देख रहे थे वो जेनजी के लोग हैं, तो वो सारे लोग जो धमकी दे रहे हैं और टाइमलाइन फ्रेम कर रहे हैं, ये एक प्रेशर तो है। प्रेशर आर्मी के चीफ के पास, अशोक राज के सामने में भी है, राष्ट्रपति के सामने में भी है, संसद के सामने में भी है। वो प्रेशर तो है, लेकिन प्रेशर के साथ में आप ये देखिए कि जेनजी ने अपनी तरफ से सुशीला गार्गी का नाम दे दिया है। जी, तो अगर जेनजी कह रहा है कि भाई हमने अपने तरफ से कल का जो जेनजी के बीच में मतभेद था या आपने देखा मारपीट तक की भी नौबत थी, वो आज की स्थिति नहीं है। जेनजी ने अपने तरफ से एक मत बनाया सुशीला गार्गी के नाम से और वो दे दिया है। अब सवाल ये है कि आप पहले ये तो तय करें कि संसद भंग करें या संसद भंग करने की प्रक्रिया जो है उसके बाद राष्ट्रपति कोई इसमें पहल करे। तो ये सारे कानूनी अड़चने जो है उसको मुझे लगता है कि ये जो लीगल मैटर है उसके लिए राष्ट्रपति को थोड़ा सा वक्त चाहिए था। यही सारी चीजें मुझे लगता है कि अभी सामने में 1-2 घंटे के बाद, अभी भी बातचीत चल रही है, तो 1-2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ नया हम लोगों के सामने में होगा, आ सकता है। और सुशीला कार्की जी का जैसे नाम चल रहा है, मुझे लगता है कि जैसे
जो भी उनके खिलाफ भी तर्क दे रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि सुशीला कार्की जी का के विपक्ष में जो बातें कही जा रही हैं, नेपाल के संविधान में ऐसा हो चुका है कि पहले सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को अंतरिम सरकार की कमान सौंपी जा चुकी है, इसलिए ज्यादा संभावना है कि उनके नाम पर आगे चलकर कुछ हो या फिर कुछ और नया नाम भी आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल श्वेता जी जुड़ने के लिए आपका काठमांडू से। आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।